हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, कल का क्लास में मैंने आपको पॉलिटी में चैप्टर 1 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने थे और अभी तक जितने बिहार में एग्ज़ाम हुए थे सभी का प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवा दिया था। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक न्यूज़ है कि आज मैंने यूट्यूब पर मैराथन वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का फुल कंप्लीट 1 वीडियो में क्लास करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। एक ही वीडियो में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको किसी और का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास आज आपका पॉलिटी का होगा, ये बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे प्रश्न के साथ एक्सप्लेन मैं कर दूंगा और यहीं से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इसलिए भी आएगा। सबसे पहली बात है कि बिहार में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एलडीसी, बीपीएससी प्री और बीपीएससी में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए, यानी कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उस सभी का प्रश्न उत्तर मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। डेली 8:30 बजे यानी कि 8:10 पे आपका क्लास रहेगा पॉलिटी का, जिसमें से कि मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दूंगा हर चैप्टर वाइज। जैसे कि आज का जो चैप्टर हुआ चैप्टर 2, इससे जितने प्रश्न बनेंगे सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर कल के वीडियो में तीसरा चैप्टर में जितने प्रश्न बनेंगे बिहार से रिलेटेड और अभी तक जितने बिहार में एग्जाम हुए सभी का प्रश्न मैं आपको डेली करवाता रहूँगा। तो आप डेली 8:10 पर चैनल पर लाइव जरूर जुड़े। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक रूप में पिछड़ों को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैं आपको 5 से 6 सेकंड टाइम भी दूंगा, आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15, 6 एवं 16, 6 को जोड़ा गया। आपको मैं इसका एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि आर्थिक रूप से पिछड़ों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान के अनुच्छेद 15, 6 एवं 16, 6 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग 10% आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए कौन से संविधान में संशोधन किया गया था। तो आपको बताना 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया। तो आप ये 103वें संविधान संशोधन याद रखिएगा, हो सकता है आपको टीआरई 4 में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपका पीआरटी से पीजीटी क्लास तक ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। जिसका पॉलिटी ऑनर्स होगा उसके एग्ज़ाम में तो पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो आएगा ही, जैसे टीजीटी और पीजीटी। और आप लोग को ज़्यादा प्रश्न, और 6 to 8 में जो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेंगे तो आपको पॉलिटिकल से ही ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पीआरटी में भी पॉलिटी से कम 8 से 10 प्रश्न बनता है, इसलिए आप लोग के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताइए आप लोग अपना अपना आंसर, किस देश से अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता लिया गया है। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से लिया गया है। ये प्रश्न फ्रेंड्स बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। 2022 में ये 68वां बीपीएससी में यही प्रश्न सेम पूछा था और 2023 में भी यही प्रश्न सेम पूछा गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यही प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए है ना बीपीएससी का। इसलिए मैं कहता हूँ जितने मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ सभी आपके टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसका एक्सप्लेन मैं आपको एक्सप्लेन करने से फ्रेंड्स यही होता है कि आपका अगर एक प्रश्न को आंसर जान रहे हैं तो एक्सप्लेन सुनने के बाद आपको वहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा और मैं बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए, पहला है
कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसिस के विधि के शासन के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेष अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के अधीन होगा। आगे है संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछेगा फ्रेंड कि संविधान का कौन सा भाग समता का अधिकार प्रदान करता है, तो भाग 3। और यह भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें समता का अधिकार प्रदान करता है। आपको बताना ये 14 से 18 अनुच्छेद में हमें समता का अधिकार प्रदान करता है। यही सब प्रश्न आपको TRE-4 में देखने को मिलेगा। सिर्फ वहाँ पे आपका सिर्फ उसका क्वेश्चन पूछने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। प्रश्न वही रहेगा, बस आपसे पूछने का थोड़ा तरीका BPSC का अलग होगा। लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फ्रेंड्स तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे है भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। यह प्रश्न 67वां BPSC प्री 2022 में पूछा गया है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको मैं इसका एक्सप्लेन करके बताता हूं कि भारत में एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए निम्न अनुच्छेद में संशोधन करना होगा, जो कि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया है आंसर, इसलिए इसमें एक से अधिक अनुच्छेद दिया गया, इसलिए आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब मैं दिखा रहा हूं, देखिए संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 13 में वर्णन किया गया है। आगे अनुच्छेद 172 अर्थात राज्य की विधायकों के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85 अर्थात संसद सत्र सत्रावसान और विघटन। आगे है अनुच्छेद 356 राज्यों में सर्वाधिक सांवैधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी आंसर इसका सही हुआ। इतने आपको अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आपको तो पता है कल हमारे देश में कानून लोकसभा से पारित हुआ, एक देश एक चुनाव लोकसभा से पारित हो गया है, ये आप लोग को पता होगा। ये करंट अफेयर में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इतना ही अनुच्छेद में उन लोगों को लोकसभा में संशोधन करना पड़ा होगा, जिस कारण एक देश में एक चुनाव अब से आने वाले जितने भी इलेक्शन होंगे एक बार लोकसभा और राज्यसभा यानी कि विधानसभा का साथ साथ इलेक्शन किया जाएगा। आगे प्रश्न है दोहरी नागरिकता लक्षण है। यह प्रश्न BPSC मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था। तो बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। दोहरी नागरिकता लक्षण है। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अब बाद में बताना है आपको कि आपका कितना सही हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघात्मक शासन का। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का लक्षण है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड जैसे देश में ऐसे अपनाया गया है। यदि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता व्यवस्था नहीं है।
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपके लाइव में जितने भी जो आप कमेंट कर रहे हैं, मैं अगर कमेंट का रिप्लाई देने लगूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग जो भी प्रश्न है आप कमेंट में लिख दिए, मैं आपको बाद में रिप्लाई दे दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न 67वां बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए आप लोग इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। जम्मू और कश्मीर राज्य विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित राज्य बनाने का प्रावधान करता है। प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो भारत पे न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यह प्रश्न आपका 67वां बीपीएससी 2021 में भी यही प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए, है ना। 67वां बीपीएससी प्री 2021 में यह पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि भारत में न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है। याद रखिएगा, भारत में न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है। कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश अथवा निर्देश तभी तक विधि मान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक निर्वचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है। आगे, अर्थात विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें भावना या इच्छा को नहीं देखा जाता। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तत्वों के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद इसे सुस्पष्ट किया गया, यानी कि उपरोक्त प्रश्न में विकल्प डी अधिक उपयुक्त उत्तर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण या अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। यह प्रश्न आपके बीपीएससी DACO 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर अपना अपना कमेंट में जरूर लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। जिसको भी प्रश्न में डाउट है फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको अगबकाना नहीं है। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बाद में आप रिपीट करके देख लीजिए। टेंशन का, हम तो सभी स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि आप टेंशन फ्री होके पढ़िए। अगर टेंशन से पढ़ेगा, एक बार में किसी को याद नहीं होता है। इंसान जो नॉर्मल रहेगा ना, तो उसको एक बार में कोई भी चीज़ अच्छे से याद नहीं होगा। आप रिवीजन करिए, आपका अच्छे से याद हो जाएगा। मैं सभी को कहता हूं कि आराम से पढ़िए। अगर आप टेंशन से
और माइंड डिस्टर्ब करके पढ़िएगा तो जो अभी आपका क्लास अभी हो रहा है आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी TRE 4 में टाइम है, तब तक आपका क्लास में अच्छे से करवा दूंगा। और फ्रेंड्स मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आपका सबसे बेस्ट क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और जितने भी मैं नोट्स आपको दूंगा NCERT वाला, सभी का आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये भी जो क्लास आपको करवा रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न इसमें रिपीट होता है। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुई है सभी का मैं आपको इसमें पूरा निचोड़ क्लास करवा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। आपको ऐसा क्लास पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा कि आपको चैप्टर वाइज ये बता दिया जाए कि ये प्रश्न बिहार में इस चैप्टर से पूछा गया है। मैं आपको चैप्टर वाइज सारा कि एक चैप्टर से कितने तरह का प्रश्न बन सकता है मैं आपको वही क्लास करवा रहा हूँ। और आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है TRE 4 के लिए। जिसका ऑनर्स है TGT और PGT उसके लिए तो ये रामबाण क्लास है, आप ये ध्यान रखिएगा। इसका हम लोग एक्सप्लेन मैं आपको करके बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर, इसे आप ध्यान रखिएगा। अनुसूची 5 अनुच्छेद 244(1) के भाग ख खंड 5(2) क में उपबंध किया गया है। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्य द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन कर सकेंगे। साथ ही जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनिमय कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपका यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? मैं आपको प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? यह प्रश्न आपका BPSC LDC प्री 2021 में पूछा गया है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए आप लोग BPSC LDC प्री 2021 में प्रश्न आया हुआ है, तो बताइए आप लोग अपना आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वें अनुसूची में। इसका एक्सप्लेन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। अतः विकल्प डी सही है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि 91वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है? तो आपको सिंधी भाषा याद रखना है। इसी तरह प्रश्न पूछा जाएगा कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से भाषा को जोड़ा गया है? तो यह कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया है। और इसमें प्रश्न आपको बनेगा कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। इसलिए मैं आज आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ। मैं स्पीड में चाहता मैं स्पीड करके भी पढ़ाता, मैं आज थोड़ा सा आपको रिलैक्स मोड में पढ़ा रहा हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो बताइए क्या है इसका आंसर। यह प्रश्न
बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, है ना, पूछा हुआ। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्र और राज्य अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं। संघीय शासन के अंतर्गत केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। संघात्मक सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन होती है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय आदि शामिल है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो बताइए कि 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है। ये प्रश्न आपको बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया। 67वां जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, यही प्रश्न को पूछा गया था इस चैप्टर से। जो मैं चैप्टर अभी आपको करवा रहा हूँ जिसमें एमसीक्यू, वही चैप्टर में प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल को नहीं जोड़ा गया था। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन में बताऊंगा, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जो दल बदल से संबंधित था वह जोड़ा गया। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज तथा 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन जोड़ी गई। इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि 73वीं और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया था। तो यह 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन जोड़ी गई थी। इसे आप ध्यान रखिए। प्रश्न आपको एग्जाम में TARI 4 में इस बार पूछ सकता है। आप फ्रेंड्स, जब मैं आपका एक्सप्लेन करता हूं ना, तो आप खुद से प्रश्न को बनाने का कोशिश करिए। जब आप प्रश्न बनाने का कोशिश करते हैं ना, तो आपका माइंड में क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी आपको पता रहता है। उससे क्या होता है कि आपको याद हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये मैं जो एक्सप्लेन अभी किया, इसमें अगर आप क्वेश्चन खुद से बनाते हैं तो इसमें यही होगा कि आप एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं प्रश्न को। इसी से एक इंटेलिजेंट बच्चा ऐसे ही करता है कि जैसे वो क्लास पढ़ रहा है तो वहाँ पे वो अपना थोड़ा हाई थिंकिंग से अपना प्रश्न को बनाता है और खुद से उसका आंसर को देखता है कि इसका आंसर यही होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपको फिर पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम में किसी भी तरह प्रश्न आपका पूछा जाएगा, आपका 100% बन जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11 अनुसूची अनुच्छेद 273 द्वारा कितने विषय को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। यह प्रश्न बीपीएससी AAO 2021 में पूछा गया था। आप लोग खुद देख सकते हैं कि यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 विषय को जोड़ा गया था। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। इसमें फ्रेंड्स एक्सप्लेन नहीं दिया है तो उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
मैं आगे आपको इसका व्याख्या बता दूंगा, टेंशन की लेने की कोई बात नहीं है। प्रश्न है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया था? प्रश्न मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। ये प्रश्न 66वां बीपीएससी प्री में जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, ये प्रश्न पूछा गया था, आप लोग खुद देख सकते हैं। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा कष्ट को रोकना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्न 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहला है शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। यहाँ से आपको एक प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स कि शिक्षा कौन सी सूची में शामिल किया गया है? तो आपको बताना यह समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची मतलब यही होता है फ्रेंड कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है, लेकिन इन केस राज्य अगर कोई अपना कानून बनाता है और केंद्र उस कानून में चेंज करके अपना कानून शिक्षा में शामिल करेगा तो केंद्र का ही माना जाएगा वो कानून, लेकिन शिक्षा में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो फ्रेंड्स, यह कथन वाला भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि यह कथन किसका है। आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा, यही प्रश्न कि यह कथन किसका है कि संविधान के प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा गया है, यह किसने कहा? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा KM मुंशी, ऑप्शन ए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य KM मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यह भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, इसे आप भी ध्यान रखिएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी 1956 में। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों द्वारा अलग राज्य की मांग भी तेज हो गई, जिस पर विचार के लिए वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य अन्य सदस्य थे। इसके बाद है कि अन्य सदस्य थे KM पन्निकर तथा हृदय नाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया था। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित
किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के स्थान नहीं मिला? प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला तो किसको नहीं मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी के लिए शिक्षा। ये प्रश्न जो 30 बिहार जे लॉ 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें यही प्रश्न पूछा गया था इस चैप्टर से, जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं। तो इसका आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं जिसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा को स्थान नहीं मिला। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क के तहत मौलिक अधिकार में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं, जिसे आप ध्यान रखिएगा। आगे निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो बताइए इसका सही क्रम के अनुसार क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ये प्रश्न 48 और 52वां बीपीएससी प्री 2007 और 8 में जो हुआ था उसी में यही प्रश्न को पूछा गया था। मैं आपको इसको जूम आउट करके दिखा देता हूं। देखिए 48वां बीपीएससी और 52वां बीपीएससी जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें से यही प्रश्न को दिया गया। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। यह प्रश्न आपका बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया है। 42वां जो बीपीएससी हुआ था उसमें से यही प्रश्न को पूछा गया था। प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बताइए इसमें कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। यह प्रश्न 40वां बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों में हैं। हम भारत के लोग शब्दों में। यह प्रश्न
आपका 39वां बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। इसका मैं आपको एक्सप्लेन बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मप्रीत करते हैं का अर्थ है भारतीय शासन एवं सत्ता की संप्रभुता जनता में निहित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो बताइए, आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन में। ये प्रश्न आप खुद देख सकते हैं। ये 60वां और 62वां बीपीएससी प्री 2016-17 में जो हुआ था एग्जाम, उसमें यही प्रश्न को 2 बार पूछा गया है। 60 बीपीएससी में भी पूछा गया था और 62 बीपीएससी प्री में भी यही प्रश्न को रिपीट करके पूछा गया था। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान रखिएगा। मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लघु संविधान किसे कहा जाता है। आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा गया है। इस संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश प्रभावी हुई। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता। नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नया भाग 4 का 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरण, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन शामिल है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन जोड़े गए हैं। यह प्रश्न आपका बिहार CDPO 2005 में प्री पूछा गया था प्रश्न। बिहार CDPO प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 2005 में, यही प्रश्न को पूछा गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये प्रश्न भी बिहार CDPO प्री परीक्षा 2005 में पूछा गया है। प्रश्न है कि संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संशोधन। ये प्रश्न भी आपको 46वां बीपीएससी प्री 2003-04 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी में यही प्रश्न को पूछा गया था। प्रश्न है फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारतवर्ष को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न 63वां बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। प्रोफेसर केसी ईयर ने के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान परिसंघीय संविधान है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का मिश्रण है। यह संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकी हुई है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण। यह प्रश्न 60वां और 62वां बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछा गया। ये प्रश्न को 2 बार बीपीएससी में पूछा गया है कंटिन्यू। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। ये हैं, कौन कौन है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नाम या सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 3। आगे है नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 11। याद रखिएगा इसको। राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन अनुच्छेद 169 आदि। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो बताइए समवर्ती सूची में। ये तो आप सभी को पता हो, शिक्षा समवर्ती सूची में। यह प्रश्न 47वां बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया यह प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है? तो यह है राज्य सूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधारों को सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार के कार्यों को कारगर बनाने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून से। यह प्रश्न आपका 41वां बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है। आपके TRE 4 के लिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ये इस क्लास में जितने भी मैंने प्रश्न करवा रहा हूँ सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार रिपीट करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको थ्योरी भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एक चैप्टर में प्रश्न बनने का है फ्रेंड्स, मैं सभी आपको करवा दे रहा हूँ एक्सप्लेन के साथ में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। प्रश्न है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है, कौन सा धारा है? तो धारा 170।
इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बिहार CDPO प्री 1998 में पूछा गया प्रश्न है। CDPO का जो एग्ज़ाम हुआ था 1998 में, यही प्रश्न को पूछा गया था पॉलिटी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो बताइए आप लोग, इसका आंसर है 28वां राज्य बी ऑप्शन झारखंड। 28वां राज्य कौन सा है? तो यह झारखंड है। यह प्रश्न भी बिहार CDPO परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य का सृजन किया, जो भारत का 28वां राज्य बना। प्रश्न है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा से। यह प्रश्न भी बिहार CDPO प्री परीक्षा में 2005 को पूछा गया प्रश्न है। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्ति आदि भी कनाडा से लिया गया। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया, और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कथन से भी रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न मैंने आपको करवाया। इसी तरह का फ्रेंड्स डेली आपको 8:10 पे क्लास आपको करना है। इसी टाइम पर 8:10 पे डेली आपको पॉलिटी का चैप्टर वाइज पूरा MCQ एक्सप्लेन के साथ में मैं करवा दूंगा। यह एक्सप्लेन और जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, जितने भी MCQ, ये आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये NCERT का प्रश्न है, और प्लस दूसरी बात, या बिहार में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ाम का प्रश्न है इसमें, कि इस चैप्टर से आपका कितना प्रश्न बन सकता है एग्ज़ाम में। इससे बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं बनेगा। जितना प्रश्न बनने का था फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें करवा दिया। लगभग मैंने आपको इसमें 36 से 37 प्रश्न करवाया है, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यह क्लास जो पॉलिटी का मैंने करवाया आपका, अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में सही से, तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं जाएगा, ये आप यकीन मानिए। और फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं, आज मैंने सुबह 8:30 बजे आप लोगों को बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैराथन क्लास चलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वह क्लास भी आज यूट्यूब पर अपलोड हो गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। एक वीडियो में पूरा मैराथन कंप्लीट करवा दिया गया है। और जब आप मैराथन वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का देख लेंगे, वो NCERT बेस्ड है, उसके बाद आपको किसी भी और का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करना नहीं पड़ेगा। वहीं से आपका पूरा चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज में करवाया हूँ, सभी का टॉपिक्स वाइज में आपको क्लास करवाया हूँ। आप जाके मॉडर्न हिस्ट्री का करीब 9 घंटे की क्लास है, आप लोग थोड़ा थोड़ा कर, अगर एक बार में आप नहीं देख सकते हैं तो वीडियो का थोड़ा थोड़ा करके भी देखकर पूरा क्लास कंप्लीट कर लीजिए। TRE 4 में उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ फ्रेंड्स, उससे अगर एक भी बाहर प्रश्न गया तो आप मुझे कहिएगा। मुझे पता है जितने मैंने टॉपिक आपको करवा दिया उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि एक भी टॉपिक मैं छोड़ा ही नहीं हो तो फिर प्रश्न बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं है। और सबसे पहली बात, मैं NCERT क्लास करवाया हूँ, इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स आप लोग जाके मॉडर्न हिस्ट्री जरूर क्लास करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को आप लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसे आप अपने WhatsApp ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी इसे शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको PDF चाहिए जो मैंने आपको अभी क्लास करवाया, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, आपको यह क्लास का PDF वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।
ग्रुप में फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूं जुड़ने के लिए कि बीपीएससी तैयारी फोर्स से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे सभी को ग्रुप में ही सेंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, आप कौन सा क्लास का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह का डाउट हो आप इसमें मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है कि मेरे से आपको बात करना है तो आप टेलीग्राम पर भी मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लास अच्छे से करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।